हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग देखेंगे, हिंदी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। इसको आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बार बार पूछे जाने वाले जितने भी हिंदी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन हैं उसको आज हम कवर करेंगे। आपको बता दूं कि आपको इसमें कम से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक 3 से 4 नंबर आपका बिल्कुल बनने वाला है, क्योंकि हर साल किसी भी साल का आप पेपर उठा लीजिए और उसमें आप देखिए आपका ज़रूर से ज़रूर 2 नंबर से कम पूछा नहीं गया है। जितना मैं 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी उससे आपको 2 नंबर मिल जा रहा है, तो कितनी आसान बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी आप लोग यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं समेट कर इस वीडियो को बनाने का प्राथमिकता है मेरा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो आप जितना भी चीज़ देख रहे हैं इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के समूह को ही बोला जाता है दोस्तों वर्णमाला। ये देखिए, ये वर्णमाला मैंने लिखा। और वर्णमाला को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दोस्तों एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, स्वर के कितने भाग होंगे, व्यंजन के कितने भाग होंगे, सभी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ऊपर यहाँ तक आप लोग गिनेंगे तो 11 हो जाएगा, और आप लोग कितने लोग तो गिने होंगे तो उनको मिला होगा 13। लेकिन जो 2 ए होते हैं इनको अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 7। इस प्रकार स्वरों की संख्या हो जाती है 11। अब आप लोग बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है, तो ये जो अ हो गया और ये छोटी ई हो गया और वो छोटा ऊ हो गया और ये री हो गया, ये ह्रस्व स्वर हैं। ये 4 को क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। 1 2 ये 3 और ये रहा दोस्तों 4। और इसके बाद जितने बच रहे हैं 1 ये 2 और इसके बाद ये 3 4 ये 5 6 7, इतने मतलब 7 दीर्घ स्वर हैं और 4 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। बस स्वर के बारे में बात कर लें तो स्वर क्या होते हैं दोस्तों? ये बिना किसी भी रुकावट के बोले जाते हैं। इनका जो उच्चारण होता है बहुत ही आसान होता है, इन्हें हम स्वर बोलते हैं। जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे क, आपने क बोला तो क का निर्माण जो हुआ है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, क और प्लस अ से हुआ है। इसको बोलेंगे क। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेगा, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन में आप लोग इसको देखिए, जो क से यहाँ ए रहा इसको क वर्ग बोलेंगे, इसको च वर्ग बोलेंगे, इसको ट वर्ग बोलेंगे और इसको त वर्ग बोलेंगे और इसको प वर्ग बोलेंगे। इसी तरह आपको जानना होगा कि अभी आपसे कोई पूछ देगा क वर्ग क्या है, तो क से लेकर अंग तक, च वर्ग क्या है, च से लेकर ञ तक, ट वर्ग क्या है, ट से लेकर अ तक, त वर्ग क्या है, त से लेकर न तक, और प वर्ग क्या है, प से लेकर म तक। इसको आपको ध्यान देना होगा। और ध्यान दीजिए, आपको एक बात बता दूं, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों होती है, कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। और जो आप इसको कैसे लिखेंगे? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या क से लेकर म तक के व्यंजन को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। यहीं पे आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो बता दूं दोस्तों। जो एक क वर्ग है, क हो गया, ख अंग घ, ऐसे क वर्ग जो है, क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ। क्या होता है? कंठ होता है। जो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, अर्थात इनका जो उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। जो च वर्ग हैं इनका उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों वह तालव्य होता है, अर्थात इनका उच्चारण तालु से होता है। जो ट वर्ग है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य, इसको मूर्धा से इसका स्थान होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और जो ये त
त, थ, द, ध, न, यह जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, वह दंत है अर्थात दांतों की सहायता से इसका उच्चारण होता है। यहाँ पे प वर्ग देखिएगा, प, फ, ब, भ, म। अगर इसमें इसको उच्चारण करते समय आप ओठों का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, अर्थात इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है दोस्तों। क्या होता है? ओष्ठ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको आप लोगों ने देखा होगा और अच्छी तरीक़ा से समझा होगा। यहीं पे आगे अभी जो आपका व्यंजन है, व्यंजनों में य, र, ल, व, ये यहाँ से लेकर और यहाँ अज्ञा तक आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको मैं यही बताने का प्रयास करूँगा कि पूछ देता है कि अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं या अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ये कई बार पूछा है, आप लोगों के पास विगत वर्ष के पेपर होंगे, उससे भी आप लोग प्रिपरेशन करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि य, र, ल और व ये अंत्यस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। और यहाँ पे ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? स, ह, इसे बोलेंगे दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए छत्री, त्र, अज्ञा और श्री, जो श्र होता है, जो श्री आगे लिखते हैं, श्रीमान या श्री या श्रीमती, इसको दोस्तों बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। यहीं पे कई बार यूपी टेट में इस प्रश्न को पूछ दिया है कि ढ और ढ, यहाँ पे ढक्कन वाला ढ और ये अंग वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहीं पे मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन पर ज़्यादा फोकस करिए और इनकी संख्या 4, 4, 4 ही होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा जो ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक ना। आगे देखेंगे दोस्तों, यहीं पे आप लोग देखिएगा संयुक्त ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, जो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है कि संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। इन्हीं को देखेंगे कि संयुक्त वर्ण किस किस के किन किन वर्णों के मेल से बने हैं, इसी को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए छत्री है, छत्री, और छत्री का निर्माण जो होता है वह आपका यहाँ पर देखिएगा क और स से होता है। किससे होता है? क और स से होता है। यहाँ पे त्र है, त और र से होता है। यहाँ पर देखिए अज्ञा, ज और ञ से इसका निर्माण होता है और स्र, स और र से इसका निर्माण होता है। दोस्तों समझने वाली बात आपका यही रहेगा कि अगर आप लोगों मैथ में पढ़ते होंगे और मैथ में किसी संख्या का आधा करना होता है, जैसे 5 ले लिया मैंने और 5 का आधा करना है तो आप लोग लिखते हैं कि 5/2, यही तो आप लिखते हैं कि 5/2। लेकिन यह हिंदी है और हिंदी का आधा करना हो, जैसे कि मान लीजिए क है और क का आधा करना है, जैसे मैंने क/2 लिख दिया, तो अर्थात इसको आप कैसे लिखेंगे? क को लिखकर हलंत लगाएंगे, अर्थात क का आधा हो गया। समझ में आपको मेरी बात? मैं यही आपको समझाना चाहता था, ठीक ना। आगे देखिएगा, यहीं पे मैं आपको लिख दिया हूँ कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। सभी को जोड़ेंगे आपको 52 मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे विराम चिन्हों का ज्ञान देखेंगे। विराम चिन्ह से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा अल्प विराम, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों ऐसे होता है, ठीक ना। जैसे कि राम बाजार जाता है और बाजार से घर आता है, ठीक ना। तो राम बाजार जाता है जहाँ लिखेंगे वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा रुकना हो वहाँ पे ऐसे लिखते हैं। इसको अल्प विराम या अर्ध विराम, मतलब मेरे कहने का यही है दोस्तों कि अल्प मतलब आधा, विराम मतलब रुकना, थोड़े समय के लिए रुका जाए, ठीक ना। जैसे ऐसे शब्द होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्प विराम, ठीक ना, या अर्ध विराम, ये भी वही शब्द आएगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूर्ण विराम। जैसे कि कोई शब्द पूरा हो जाए, जैसे राम घर जाता है, जहाँ पे है के बाद यहाँ पे ऐसे पूर्ण विराम लिखा जाता है, मतलब वहाँ पे शब्द पूरा है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं? जैसे कि क्या राम घर जाता है, जहाँ पे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे इसका चिन्ह होता है। विस्मय सूचक, यहाँ पे आश्चर्यजनक जो भी बातें कही जाती है उसको विस्मय सूचक कहते हैं। जैसे कि उनकी मृत्यु हो गई तो यह आश्चर्यजनक बात है, तो उसके अंतर्गत हम लोग विस्मय सूचक शब्दों को लगाकर और नीचे ऐसे लगा देते हैं, इसी को चिन्ह को विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। आगे देखिएगा, निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? ये आपका निर्देशक चिन्ह होते हैं, जैसे कि साथ साथ लिखा जाता है तो बीच में ऐसे करके साथ साथ किया जाता है, यहाँ पे विस्मय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
आगे देखिएगा कोष्टक, किसी भी सूक्ष्म बातों को दर्शाने के लिए आप लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार इसी में ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे में कुछ भी शब्द लिख कर कोष्टक बंद करके और अपनी बात आगे लिख दी जाती है। आगे देखिएगा विवरण चिन्ह, जैसे कि मान लीजिए कोई परिभाषा लिखना होता है तो आप परिभाषा का हेडिंग लिख कर और वहाँ पे ऐसे ऐसे डाल देते हैं, यही विवरण चिन्ह होता है, या चिन्ह ऐसा होता है। हंस पद क्या होते हैं दोस्तों, अगर कुछ शब्द आप लिख रहे हैं और कुछ छूट जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है कि राम जाता है, ठीक ना, तो आप लोगों ने ऐसे लिखा है कि राम जाता है, और जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं राम घर जाता है, मतलब घर शब्द छूट गया है, तो आप वहाँ पे ऐसे लिख कर और ऊपर यहाँ पे घर लिख देंगे। तो मतलब यहाँ पे छूटा हुआ शब्द को लिखने की यह हिंदी में एक प्रक्रिया है, जो चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं, जो आप लोग जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह दोस्तों इसका प्रयोग होता है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे लिख दिया गया, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया रात और यहाँ पे बराबर करके लिख दिया यहाँ पे रात्रि, तो मतलब दोनों का तुलना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन का यह ऑनलाइन पोर्टल। मैं हूँ अभिषेक, धन्यवाद।